अब इसमें अगला टॉपिक है गाउस का नियम। जो चैप्टर है इसी नियम पर है, दूसरा चैप्टर इसी नियम पर कि गाउस का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाउस का नियम, तो आपको ध्यान रखना है कि गाउस का नियम किस राशि को ज्ञात करने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक परत से सबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, मतलब किस राशि को ज्ञात करते हैं अपन इस नियम से, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को एक तो अपन ज्ञात करते हैं कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट एस। ये तो क्या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, ये तो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर। और फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, गाउस के नियम से। तो इस नियम के अनुसार देखो विद्युत फ्लक्स का जो मान है उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल, यानी अगर इन दोनों को गुणा करेंगे अपन सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0, तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये है विद्युत फ्लक्स किस नियम से, गाउस के नियम से। जैसे मान लो कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इसमें आवेश, जैसे यहाँ ये आवेश, यहाँ ये आवेश, यहाँ ये आवेश। तो अगर आप ज्ञात करना चाहो सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू क्या होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो इन तीनों का कुल ज्ञात कर लेंगे, 4 और 3 7 -2 कितना हो गया 5। तो उसके बाद में एप्सिलॉन नोट का मान फिक्स होता है, क्या होता है, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 × 10⁻12। ठीक है। तो अगर मान लो इसमें कोई आवेश इस तरीके से बाहर भी स्थित है तो वो वाला आवेश सिग्मा क्यू में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना कि उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब उसके अंदर जो आवेश है वही आवेश सिग्मा क्यू में लिए जाएंगे। बाकी इसके बाहर जो आवेश है उसका गाउस के नियम में कोई योगदान नहीं होता, उसको ध्यान में नहीं रखते, बाहर कोई भी आवेश है। ठीक है। ये वाला जो है विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से, यह तो किस कंडीशन के लिए ज्ञात किया अपन ने, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात की जगह यदि क्या हो, माध्यम हो, यदि माध्यम हो, तो यहाँ क्या काम में लिया जा सकता है कि सिग्मा क्यू अपॉन ε0 की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ क्या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो यह है गाउस का नियम। इससे संबंधित 2-3 तथ्य जो अपने को ध्यान रखना है कि एक तो ये कि इसके बाहर जो भी आवेश है उसको गाउस के नियम में ध्यान में नहीं रखते, उसको नहीं लेते। ठीक है। दूसरा, जो बंद पृष्ठ होता है, उसको अपन बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। तो अगर आपको गाउस के नियम से ज्ञात करना है क्या, विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ, और उसी बंद पृष्ठ का नाम क्या रखते हैं अपन, गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ अलग से कुछ नहीं है, जो गाउस का नियम अप्लाई जहाँ करते हैं तो वहाँ एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है। एक बंद पृष्ठ अपन सबसे पहले कल्पना करते हैं, उस कल्पना किए गए बंद पृष्ठ का क्या नाम रखते हैं, गाउसीय पृष्ठ। किस प्रकार से उसकी कल्पना करते हैं, भाई सबसे पहले ये करना होता है कि गाउसीय पृष्ठ की क्या करो, कल्पना करो। तो किस प्रकार से कल्पना करते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो ये वाला आवेश है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए गाउस का नियम लगाना है, क्या लगाना है, गाउस का नियम, कि यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है, ये चीज़ ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या सबसे पहले क्या कल्पना करोगे, एक गाउसीय पृष्ठ, और वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ की कुछ शर्तें होती है, उसमें से मेन शर्त ये है कि गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से होना चाहिए कि उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो, एक समान हो। ठीक है। ये रेखीय आवेश दिया गया है
इस रेखीय आवेश के लिए गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान। तो देखो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सब बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक समान। क्योंकि सबके लिए ये दूरियां क्या है? समान है। ये दूरियां सबके लिए समान है, तो इन सब बिंदुओं पर इस आवेश के कारण, ये वाला जो आवेश रेखीय आवेश दिया था ना, इस रेखीय आवेश से इन सब बिंदुओं की दूरियां क्या है? समान है। इसलिए सब पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान। और जहाँ गाउसीय पृष्ठ की मेन शर्त क्या होती है कि ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम नियम से किस प्रकार से गाउस का नियम, यानी फाई बराबर कौन सा है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाले को प्राप्त करना है, गाउस के नियम को प्राप्त करना है। किससे? कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम क्या होता है? कूलाम नियम बल के लिए तो क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल के लिए किसका नियम है? कूलाम का नियम। यानी ये दो आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, दोनों का मान दे रखा है, और इनके मध्य लगने वाला बल, विद्युत बल, किस नियम से? कूलाम नियम से। ठीक है, यह तो है कूलाम का नियम विद्युत बल के लिए। और कूलाम का नियम किसके लिए? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और वो आपने पढ़ा है कि जैसे ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश का मान कितना है? कैपिटल Q, और इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। यहाँ पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम किसके लिए है? विद्युत क्षेत्र के लिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो आपको ये वाले जो स्टेप है, यानी गाउस का नियम प्राप्त करना है, या तो इससे ज्ञात कर लो, एक ही बात है, विद्युत बल का नियम लगा दो, या किसका नियम लगा दो? विद्युत क्षेत्र का। कौन सा? कूलाम का। तो अभी इसके लिए आप सबसे पहले ये कल्पना करोगे कि ये मान लो कोई आवेश है कैपिटल Q, ये कोई आवेश कैपिटल Q है, ये आवेश किसी बंद पृष्ठ में, जैसे इस तरीके से आपने ये कोई बंद पृष्ठ माना, ठीक है, इस बंद पृष्ठ में जो परिबद्ध, यानी इसके जो अंदर आवेश है वो कितना है? कैपिटल Q। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये वाला जो है, ये वाला अल्पांश, कैसा अल्पांश है? क्षेत्रफल अल्पांश। तो इसके लिए 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने, लास्ट के जो चैप्टर थे जिसमें अपन ने पढ़ा था वर्ताकार डिस्क इस तरीके से, और उसके कारण अपन ने जड़त्व आघूर्ण ये वाले ज्ञात किए थे। उस चैप्टर में अल्पांश के बारे में पढ़ा था कि अल्पांश, ये वाली आकृति रेखीय आकृति, और ये वाली आकृति द्विविमीय आकृति, ये एक विमीय और ये द्विविमीय। और अगर तीसरी बात करें अपन घन या घनाभ की, बेलन की, तो वो आकृति कैसी हो गई? त्रिविमीय। वो आकृति कैसी हो गई? त्रिविमीय। तो इस तरीके से आकृतियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक विमीय का उदाहरण तार, इस तरीके से रस्सी कैसी होती है? एक विमीय। ये द्विविमीय, इसमें एक विमीय में क्या होता है? लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, इनमें से कोई एक ही विमा होती है। इनमें 2 विमा होती है, और इन आकृतियों में 3 विमा होती है। अब अल्पांश क्या होता है? अल्पांश का मतलब उस आकृति का छोटे से छोटा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा। तो अगर इसमें अपन अल्पांश में विभाजित करें
तो ये इसका एक छोटा टुकड़ा हो गया, अल्पांश हो गया। ये अल्पांश कैसा है इसमें? रैखिक। इसमें अगर अब अल्पांश ले तो कैसा होगा? द्विविमीय। कैसा होगा? द्विविमीय। और इसमें अल्पांश ले तो वो कैसा होगा? त्रिविमीय। जैसे मान लो ये सिर्फ एक तार है, ठीक है, अल्पांश, तो उसमें सिर्फ अल्पांश में भी क्या होगी? लंबाई होगी, यानी वो क्या होगा? एक विमीय, ठीक है। अगर अपन ये त्रिविमीय ले, कैसा ले? त्रिविमीय, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? ऊंचाई। अब अगर इसका अल्पांश लिया, ये इतना लिया, इतना सा टुकड़ा लिया, तो उसमें भी क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अल्पांश की जो कल्पना करते हैं वो उस आकृति के अनुसार करते हैं कि वो आकृति जैसी है, एक विमीय तो एक विमीय होगा, द्विविमीय तो द्विविमीय, त्रिविमीय तो उसका अल्पांश भी क्या होगा? त्रिविमीय। तो ये वाला जो अल्पांश है यहाँ पर मान रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। द्विविमीय अल्पांश, द्विविमीय अल्पांश का मतलब एक विमीय का क्या होता है? सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। द्विविमीय में क्या होता है? उसका दो विमा होती है, यानी उसका अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। और त्रिविमीय आकृति में कितनी विमाएं होती है? 3, और उसमें अपन क्या निकाल सकते हैं? आयतन। तो यहाँ पर इसका अपन क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? क्षेत्रफल प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से ध्यान दो कि ये कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, उसमें परिबद्ध आवेश कितना माना है? कैपिटल Q। कैसा आवेश है ये? बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पढ़ा था ना ये पहले चैप्टर में कि आवेश जो होता है उस आवेश के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस अल्पांश के कारण इस आवेश या बिंदु आवेश के कारण इस अल्पांश पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन लिखेंगे। तो यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले कि बिंदु आवेश कैपिटल Q, बिंदु आवेश कैपिटल Q के कारण अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यह जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया? ds। तो इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश से क्या सूत्र लगाते हैं अपन? कौन सा नियम काम में लेंगे? कौन सा नियम काम में लेंगे? कूलाम का नियम। तो कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? KQ/r²। तो Q का मान Q, बीच की दूरी, ये दूरी कितनी मान ली अपन ने? r। तो KQ/r², KQ/r²। ये क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश पर। किसके कारण? इस आवेश के कारण, ठीक है। अल्पांश पर है तो अल्प है, तो इसको अपन या जैसे यहाँ लिख दिया क्या? E बराबर KQ/r²। समीकरण नंबर 1, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा नियम काम में लिया अपने? कूलाम का नियम। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? कूलाम नियम से। और इससे अपन प्राप्त करेंगे कौन सा? ये। और तो कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब किस प्रकार से होगी आगे समझो इसको। ये वाली जो राशि है क्या है? विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ भी अपन इसके बाद में कौन सी स्टेप करेंगे? विद्युत फ्लक्स की करेंगे। यहाँ लिखा है अल्पांश ds, अल्पांश ds से सबद, अल्पांश ds से सबद विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यह जो अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल अपन ने क्या माना है? ds, इस अल्पांश से जो सबद फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, वो कितना होता है? तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? E वेक्टर S या ES कोस थीटा S उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पूरे पृष्ठ से सबद विद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात करें, सिर्फ क्या करें? अल्पांश से। तो S की जगह क्या आएगा? अल्पांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E डॉट क्षेत्रफल कितना लेंगे?
ds, क्योंकि पूरे पृष्ठ से सबद विद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात करे, सिर्फ अल्पांश से, और अल्पांश का क्षेत्रफल कितना माना है अपने ds माना, तो इसलिए क्या हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। विद्युत फ्लक्स अल्पांश से संबंध है, तो अल्पांश से संबंधित है, तो ये यहाँ पे फाई नहीं होके ये क्या हो जाएगा डी फाई। भाई ये विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा अल्पांश से तो अलग ही होगा, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। अब इस समीकरण में अपने को क्या लिखना है, वेक्टर ई का मान लिखना है। यहाँ ये जो मान है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये किस रूप में है, अदिश रूप में। अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखें इस वाले मान को, तो ये वाला मान यह तो किस रूप में, अदिश रूप में, और सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस वाले को अपन सदिश रूप में जब लिखते हैं तो जैसे ये तो हो गई वेक्टर ई, तो इसकी दिशा क्या है इस रेखा के अनुदिश, और ये क्या है आर, तो यहाँ क्या काम मिलेंगे सदिश के लिए, दिशा के लिए यूनिट वेक्टर आर, तो यहाँ हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर आर, ये वाला मान। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान दो कि अगर आप इसमें लिखना चाहो कि डी फाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई डी एस कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कोस थीटा, तो उस नियम से इसको अपन ने सरल किया। अगर आप इसमें लिख रहे हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस में, तो वेक्टर ई लिखना पड़ेगा, और इसी को सरल करके लिख रहे हैं तो इसमें ई कौन सा लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो सरल कौन सा रहेगा कि यहाँ से ऐसे करें और कौन सी वैल्यू लिख दें, ई की ऊपर वाली वैल्यू। अब इस समीकरण जो दो समीकरण अपनी ये वाली, ठीक है, उसमें वैल्यू रखनी है समीकरण एक की, चाहे ऊपर वाली रख दो चाहे ये वाली रख दो। ठीक है, तो डी फाई की जो वैल्यू है, डी फाई की वो हो गई, ए की जगह लिखा क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस ए की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो तो अपन ने ज्ञात किया किससे, संबंध है ये अल्पांश से, जबकि अपने को क्या ज्ञात करना है कि इस आवेश के चारों ओर या परिबद्ध ये जो है ये पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, वो जो अपने को किससे ज्ञात है उसके लिए अपने को सूत्र लिखना। तो अभी तक तो क्या है अल्पांश, अब आगे वाली लाइन में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो अभी ध्यान दो कि जैसे अपन ये इस तरीके से वो जो अपन अलग से बना के समझे कि ये अपना अल्पांश है, इस अल्पांश से विद्युत फ्लक्स कितना है डी फाई, पूरे पृष्ठ से ज्ञात करना है। तो ये पूरा पृष्ठ क्या है, ऐसे ही बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इन सब अल्पांशों के कारण विद्युत फ्लक्स यानी ये डी फाई इन सब डी फाई को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो उस जोड़ को अपन क्या कहते हैं, समाकलन। तो इस डी फाई का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या आ जाएगा फाई। तो फाई कैसे ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स, फाई को कैसे ज्ञात किया जाएगा, फाई को ज्ञात किया जाएगा समाकलन डी फाई। ठीक है, और ये जो समाकलन है इस तरीके से अपन काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बंद समाकलन। क्या बोलते हैं, बंद समाकलन। इसका कोई मतलब नहीं है, वही नियम जो समाकलन के नियम होते हैं वही इसी के नियम होते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है सिर्फ कि अब जो सक्रिया समाकलन कर रहे हैं वो एक पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ है।
ठीक है। तो फाई कैसे ज्ञात होगा, इन अल्फांशों के कारण जो फाई है उनको जोड़कर, डी फाई को जोड़कर। तो फाई बराबर समाकलन डी फाई की वैल्यू कितनी है, के क्यू आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। अब समाकलन का एक नियम होता है कि जो राशियाँ कांस्टेंट होती है, अचर होती है, उनको समाकलन करते समय क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो के क्यू ये समाकलन से बाहर हो गई और समाकलन के अंदर डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के का मान भी नियत होता है, क्यू का मान भी यहाँ जो है वही रहेगा लास्ट तक। तो के क्यू कांस्टेंट हो गए, नियत हो गए, ये बाहर आ गए। अब समाकलन करना डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने घन कोण का। दो प्रकार के कोण पढ़े थे, एक था समतल कोण और एक था घन कोण। तो समतल कोण इस तरीके से ये और ये तो क्या हो गया, कौन सा कोण है, समतल कोण। जो अपन पढ़ते हैं अधिकतर वो कैसा कोण होता है, समतल कोण होता है। अब घन कोण किस प्रकार से कहाँ बनता है घन कोण, तो घन कोण के लिए इस तरीके से आप समतल कोण के लिए अगर अपन परिभाषित करें समतल कोण को, तो समतल कोण को ऐसे परिभाषित अपन करते हैं जैसे ये वाला इसकी क्या है, केंद्र है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, चाप का टुकड़ा हो गया। तो किसी ये जो चाप का टुकड़ा है, उस चाप के टुकड़े द्वारा केंद्र पर ये जो है ना, ये वाला कोण तो क्या होता है, समतल कोण। ये जो कोण होता है वो तो क्या होता है, समतल। चाप के टुकड़े द्वारा, ठीक है। चाप का टुकड़ा कैसा है, रेखिक है। कैसा है, रेखिक। अब अगर अपन बात करें कि इस वर्त की जगह अपन काम में लें जैसे कोई गेंद, ठीक है। गेंद की आकृति कैसी हो गई, गोलाकार। वर्त की आकृति क्या हो गई, द्विविमीय। कैसी आकृति है, द्विविमीय। गेंद या गोलाकार आकृति कैसी होती है, त्रिविमीय होती है। कैसी होती है, तो अब इसमें ध्यान दो, अगर अपन यहाँ गेंद की कल्पना करें, ये कि भाई गेंद है, गोलाकार आकृति है, और ये वाला भाग अगर अपन लें तो उसमें सिर्फ लंबाई ही थोड़ी होती है। उस टुकड़े में लंबाई के अलावा क्या होती है, चौड़ाई भी होती है। जैसे इस तरीके से ये वाली गेंद है, ठीक है। तो अगर ये गेंद है, अब इसमें इस तरीके का चाप ले, तो ये वाला जैसे अपन ने चाप लिए, तो ये सिर्फ लंबाई नहीं है, इसके साथ क्या है, चौड़ाई भी है। लंबाई और चौड़ाई दोनों, इसका मतलब इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। और अगर अपन जैसे कोई वर्ताकार, जैसे मान लो ये है वर्ताकार कागज या वर्ताकार शीट जो भी है। अब अगर ये इसका केंद्र मान लिया, कोई भी चाप का टुकड़ा लिया, जैसे ये लिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई। सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो अगर चाप लंबाई होती है, अकेली क्या होती है, लंबाई, तब केंद्र पर बना कोण कैसा होता है, समतल कोण। अगर अपन यहाँ वर्त की बजाय क्या ले लें, कोई गेंद ले लें, ठीक है, तो वहाँ अगर अपन चाप की बात करें, किसी अल्पांश की बात करें, तो वो कैसा होगा, द्विविमीय होगा। उसमें सिर्फ लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई भी होगी। तो अब अगर अपन बात करें कि जैसे ये अपने गेंद आकृति है, यहाँ इसका केंद्र है, तो अब इसके जो चाप है, इस तरीके से इस चाप द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला कोण वो अलग टाइप का हो गया। ये वाला कोण अलग टाइप का है और ये वाला कोण इस तरीके से, ये क्या है, अलग। तो ये जो कोण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण। जो समतल कोण होता है, एक वर्त के केंद्र पर बनता है, उसका ये संपूर्ण मान कितना होता है, संपूर्ण मान कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360। या फिर कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई। कितना लिख सकते हैं, 2 पाई। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो घन कोण होता है, घन कोण यानी जैसे ये अपन ने कोई गेंद ली और उसमें ये कोई चाप का टुकड़ा लिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी परिधि पर कोई अल्पांश लिया, क्षेत्रफल अल्पांश, और उस क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा उसके
केंद्र पर जो कोण बना वो कैसा कोण होगा, घन कोण। और इस केंद्र के चारों ओर ये टोटल घन कोण कितना होता है, तो जैसे ये 360 डिग्री अपन याद रखते हैं, वैसे ये होता है 4 पाई। 4 पाई का मतलब कितना हो गया, 720 डिग्री, ये याद रखना। तो दोनों समझ में आए होंगे, 11th में ही पढ़ा है, नहीं समझ में आया तो 11th की किताब से देखना एक बार। समतल कोण, समतल कोण को समझने के लिए क्या लेते हैं, वर्त, और घन कोण को समझने के लिए क्या लेते हैं, कोई गोलाकार आकृति। चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण क्या हो गया, समतल कोण। और यहाँ जो इस तरीके से परिधि पर कोई अल्पांश होगा वो कैसा होगा, द्विविमीय। और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, घन कोण। इसका टोटल मान कितना होता है 360, और इसका टोटल मान कितना होता है 720। अब अगर अपन इसमें समतल कोण का सूत्र ज्ञात करें, तो ये जैसे चाप की लंबाई क्या है L, ये और ये इसकी क्या है त्रिज्या R, और ये कोण कितना है थीटा। तो इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है L बराबर R थीटा। पढ़ाइए, चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण, L बराबर R थीटा। ठीक है, तो ये L बराबर क्या होता है, R थीटा होता है। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि समतल कोण थीटा बराबर L बट्टे R, थीटा बराबर L बट्टे R, चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या। तो ये कैसा है, इसका मात्रक मीटर और इसका भी क्या हो गया मीटर, मतलब मात्रक इन हो गए। अब इसी तरीके से किसके लिए पढ़े अपन, घन कोण के लिए। जैसे ये कोई गोलाकार आकृति है और यहाँ पर कोई अल्पांश है, और इस अल्पांश के द्वारा ये केंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है, ये इसकी क्या मान ली त्रिज्या, और ये इसका यहाँ लंबाई न होगी, इसमें क्या होगा क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जैसे क्या मान लिया S, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया S। तो उसी हिसाब से इसमें क्या संबंध हो गया, L की जगह तो क्या आएगा S, तो S बराबर ये R थीटा नहीं होके भाई, थीटा को अपन यहाँ किससे लिखते हैं, ओम से। थीटा कोण को, घन कोण को किससे लिखते हैं, ओम से। तो S बराबर R ओम, ये गलत है अभी, यहाँ क्या आएगा R स्क्वायर। क्यों आएगा, क्यों आएगा, ध्यान दो, इसी की कॉपी कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे, L बराबर R थीटा की। L की जगह क्या आ गया S क्षेत्रफल, R की जगह क्या आएगा R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे अपन ओम का ये घन कोण का मान निकाले तो S बटा क्या होगा R स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं करें तो S बटा R, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर और इसका क्या होगा मीटर, विमाहीन होना चाहिए मात्रकहीन, तो इसलिए अपन ये क्या लिखते हैं R स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर R थीटा, उसी तरीके से ये होता है S बराबर R ओम, और ओम बराबर S बटा R स्क्वायर। ओम बराबर क्या होता है S बटे R स्क्वायर। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर सूत्र बन रहा है वही ds, मतलब उस अल्पांश का क्षेत्रफल बटे R स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो ये वाला जो पद है, ये पूरा पद किसके बराबर है, घन कोण के। इस अल्पांश, ये जो अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के द्वारा का अंतरित कोण इस बिंदु पर, इस आंतरिक बिंदु पर अंतरित कोण, वो जो कोण है वो कोण, जैसे इस तरीके से अपन यहाँ दर्शाए, घन कोण को ऐसे दर्शाते हैं, समतल कोण को इस तरीके से दर्शाते हैं, और घन कोण को इस तरीके से, जैसे ये घन कोण बन रहा है तो इस तरीके से दर्शाएंगे अपन। तो ये जो घन कोण है अल्पांश के द्वारा, इसलिए इसको अपन क्या लिख दिया है डी ओम। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कि फाई बराबर के क्यू, और ये वाला जो मान है समाकलन, और ये मान कितना हो गया डी ओ, अल्पांश के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। फिर से ध्यान दो कि आप कहोगे भाई ds बटे आर स्क्वायर होना चाहिए, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये कोस थीटा क्यों लिया, तो ये कोस थीटा उसी प्रकार से लिया जैसे अपन ने लिखा था ना कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट क्या होता है वेक्टर एस। यहाँ इतना ही क्यों नहीं, फिर क्या लिखा ई एस कोस थीटा। तो ये इतना क्यों नहीं लिखा कि भाई फाई बराबर ई एस हो सकता है, क्या हो सकता है ई एस। ठीक है, तो जैसे अपन इस तरीके से ये करके समझे थे ना कि फलक का मान है वो हर एक बार क्या होगा अलग अलग होगा, स्थिति पर निर्भर करेगा।
किस प्रकार से थीटा पर निर्भर करेगा, और प्रयोग से अपन क्या प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से, कौन से थीटा पर, कोस थीटा पर। तो वहाँ पर भी अगर अपन बात करें कि यहाँ अल्पांश होगा, यहाँ अल्पांश होगा, यहाँ अल्पांश होगा, यहाँ अल्पांश होगा, ठीक है, तो वो जो घन कोण है वो इतना ही ना हो करके इस आकृति के लिए क्या होगा, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये इस तरीके से भाई थीटा की वैल्यू अपन कितनी लिख दें, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 का मान कितना हो गया 1। भाई यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी लिख दें 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो वो कौन सा थीटा है, यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं थीटा यहाँ से आ रहा है, ये थीटा यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब थीटा इस सूत्र में फ्लक्स वाले में क्या होता है, फ्लक्स वाले सूत्र में थीटा क्या होता है, तो वेक्टर ई, वेक्टर ई, यह तो क्या हो गया वेक्टर ई, मतलब विद्युत क्षेत्र किसके कारण, इस आवेश के कारण, कहाँ, इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र इसी रेखा के अनुदिश होगा, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। उसके बाद में डी एस, भाई इस वेक्टर ई और डी एस इनके बीच का ही कोण है, तो वेक्टर ई की दिशा अपन ने दर्शाई, अब किसकी दिशा दर्शानी है, डी एस की दिशा। तो डी एस की दिशा ऐसे अपन ने इस तरीके से मान ली कि ये किसकी दिशा है, वेक्टर डी एस की, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके ये थीटा कम ज़्यादा हो, थीटा वाला लाइन और ज़्यादा इधर हो जाए, या फिर ये दोनों एक साथ भी हो जाए, तो वो अलग अलग कंडीशन पर आगे इसी हिसाब से, इसलिए अपन यहाँ इस उत्तर में क्या दर्शा रहे हैं, कोस थीटा। तो उसी प्रकार से आगे भी अगर अल्पांश है वो यहाँ कितना कोण बनाएगा, यहाँ कितना कोण बनाएगा, वो जो घन कोण है उसी के साथ अपन क्या ले लेते हैं, कोस थीटा, क्योंकि ये इसकी आकृति पर निर्भर करता है ना ये। तो डी एस बटे आर स्क्वायर क्या होता है, घन कोण, डी एस का मतलब अल्पांश के कारण, तो डी ओम। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अगर अपन इस तरीके से कोई 3D आकृति है, गेंद है, इस वाले भाग के कारण जो भी कोण है मान लिया डी ओम, पूरे भाग के कारण कितना होगा 4 पाई, पूरे भाग के कारण मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब अल्पांशों के कारण जो कोण होगा उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ समाकलन भी क्या बताता है, उन अल्पांशों के कारण बनने वाले घन कोणों का योग, तो कितना होगा उनका मान 4 पाई। तो आप यहाँ लिखोगे कि फाई बराबर के क्यू इंटू कितना मान आएगा इस समाकलन का 4 पाई, क्यों साइड में लिख दोगे कि समाकलन डी ओम बराबर कितना होगा 4 पाई, या फिर फाई बराबर 4 पाई के क्यू। और यही क्या है, गाउस का नियम। यही किसका नियम है, गाउस का नियम। देखो यहाँ पर अगर अपन के को चेंज करें तो के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाई बराबर 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और क्या बच गया अपने पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, गाउस का नियम, यही गाउस का नियम। तो एक बार इसमें दोबारा से 2 मिनट के लिए, सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है ये वाला, और इसमें कोई आवेश है कैपिटल क्यू। अब इस बंद पृष्ठ से, पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स है वो संबंधित होगा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, मतलब गाउस का नियम इसी के लिए तो ज्ञात करते हैं अपन, इसी के लिए तो ज्ञात जाता है। और कितना होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो नियम है ये गाउस का नियम, ये अपन प्राप्त कर रहे हैं किससे, कूलाम नियम से। कूलाम का नियम बल के लिए भी बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बताया, तो यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आवेश है
यहाँ इस पर ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश लिया, पृष्ठीय अल्पांश, उसका क्षेत्रफल कितना है ds, ये उसका क्षेत्रफल सदिश ds। अब इस अल्पांश पर इस आवेश के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र, उसको अपन ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कितना होता है KQ/r²। तो ये E का मान आपको ज्ञात करना, इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स का मान, तो पहले आप इस अल्पांश से ज्ञात कर लेंगे। तो अल्पांश से पृष्ठ अल्पांश है, उससे संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा वेक्टर E.ds, और डी वेक्टर E की को अगर अपन इसको सरल करें तो EDS cos थीटा। इस EDS cos थीटा में E की वैल्यू क्या रखेंगे KQ/r²। तो KQ/r² E की वैल्यू इंटू ds cos थीटा, ये अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। अब आपको ज्ञात करना संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो इस अल्पांशों को क्या कर देंगे, इन फ्लक्सों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब क्या कर देंगे इस समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन करेंगे, डी फाई की वैल्यू वो रखेंगे, KQ कांस्टेंट है बाहर ले लिया, क्या बच गया ds cos थीटा/r²। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है घन कोण। तो यहाँ क्षेत्रफल कौन सा ds अल्पांश के कारण, तो वो घन कोण भी क्या होगा अल्पांश के द्वारा निर्मित घन कोण। तो उसको किससे दर्शा दिया d से, मतलब अल्प है। और ये समाकलन क्या होता है इनका योग करो, इन सब अल्पांशों के कारण जो ये जो घन कोण इनका योग करेंगे तो वो कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। जैसे समतल कोण का कितना होता है 2 पाई, ठीक है, वैसे ये कितना होता है 4 पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 पाई, तो ये मान हो गया 4 पाई KQ। तो यही क्या होता है गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम ऐसे भी याद रख सकते हैं 4 पाई KQ, क्योंकि जैसे ही K की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q/एप्सिलॉन। यही तो गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या कहलाता है कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश यहाँ कितना है Q, तो कुल आवेश Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरल ही है, थोड़ा सा इसमें R है ये, वैसे ये जो 3 स्टेप में कि भाई पहले आप गाउस का नियम काम में ले रहे हो तो वो गाउस का नियम लिखो, और फिर फ्लक्स ज्ञात कर रहे हो, वैसे क्या ज्ञात करें फ्लक्स, तो अल्पांश के कारण, और फिर उनका क्या कर दो समाकलन। यहाँ ये कंफ्यूज नहीं रखना ना कि घन कोण क्या होता है, जैसे चाप बटे त्रिज्या समतल कोण, वैसे ही क्षेत्रफल बटे क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि चाप के कारण समतल कोण बनता है, और वही चाप यहाँ क्या होता है कैसा होता है क्षेत्रफल वाला होता है। तो ये तो है गाउस का नियम और गाउस के नियम की उत्पत्ति। और अब उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है जो लगभग बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो है इस चैप्टर के आगे जो लिखा हुआ है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, कितने अनुप्रयोग सिलेबस में, तो 4-5 अनुप्रयोग इसके सिलेबस में है। और सबसे पहले है कि जैसे ये कोई रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश, इस रेखीय आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जैसे यहाँ कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो अपन ज्ञात करेंगे गाउस के नियम से। पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आवेश जो होता है उस आवेश के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक प्रकार का आवेश अपन ने लिया था क्या बिंदु आवेश, और उससे 8 दूरी पर अपन ने क्या ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वो तो अपन किससे ज्ञात किया था कूलाम के नियम से। भाई वहाँ अपन सूत्र काम में लिया था F बटा Q, और उस F की वैल्यू क्या रहती थी KQ1/r², मतलब कूलाम नियम ही रखा था ना। तो इसका मतलब क्या होगा दोबारा से ज्ञान दो कि पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी किस नियम से ज्ञात की थी कूलाम नियम से, ठीक है। अब दूसरा प्रकार का आवेश, जैसे ये रेखीय आवेश है, ये कैसा आवेश है रेखीय आवेश, या जैसे ये कोई गोलीय आवेश है, ठीक है, गोलीय
आवेश। तो इसके कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर, ये वाले भी अपन किससे ज्ञात कर सकते हैं, कूलाम के नियम से। लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, थोड़ी सी हार्ड प्रक्रिया होती है। और अब जो अपन एक सिंपल प्रक्रिया काम में लेंगे और वो किस नियम के तहत करेंगे, गाउस के नियम। मतलब अब जो ये अन्य प्रकार के जो भी आवेश है, जैसे ये रेखीय आवेश है, गोलीय आवेश है, या फिर पृष्ठीय आवेश, जैसे ये कोई पृष्ठ दे दिया, ठीक है। अब ये कैसा आवेश है, पृष्ठीय आवेश है। तो इसके कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी किससे ज्ञात करेंगे अपन, गाउस नियम से। हालांकि किससे कर सकते हैं, गाउस कूलाम नियम से, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, ठीक है। तो अब वही इसके अनुप्रयोग, जैसे एक अनुप्रयोग ये है, एक ये है, एक ये, इस तरीके से ये 4-5 अनुप्रयोग है। उनमें से कोई एक अनुप्रयोग है वो परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले अपन ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला अनुप्रयोग।